जी सर, करें बात कुरान प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, this is Asif Shahzad. So today our 12th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड को देखा है, फिर हमने डिस्कशन मेथड को देखा है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को देखा है, फिर प्रोजेक्ट मेथड को देखा है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिस्कवरी लर्निंग मेथड, कि हम चीज़ों को डिस्कवर करके, चीज़ों को इन्वेंट करके हम कैसे स्टूडेंट को जो है ना टीच करवा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये हमारे पास एक यूएस के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम जेरोम ब्रूनर है। ठीक है, उन्होंने 1960 में ये प्रेजेंट किया था। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में ले जाते हैं ताकि उसको लर्निंग हो। ठीक है, यानी वो चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करता है, खुद चीज़ों को एनालाइज करता है, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इससे वो स्टूडेंट को जो लर्निंग होती है उसको डिस्कवरी लर्निंग मेथड कहा जाता है। इसमें टीचर जो होता है वो जस्ट स्टूडेंट को गाइड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि टीचर ने जहाँ पे भी, कहीं भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो टीचर क्या करता है उस लेवल पे स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको यानी कि रहनुमाई देता है कि उन्होंने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कैसे चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। इट इज अ सैचुएशनल, यानी कि ये जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड होता है ये सैचुएशनल होता है, सैचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इनका इंक्वायरी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग वेयर बाय स्टूडेंट आर परमिटेड टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें स्टूडेंट को परमिशन दी जाती है कि वो नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, फील्ड में जाकर जो है ना वो इंटरेक्ट करें, लोगों के साथ मिलें। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक्सप्लोर करें और मैनिपुलेट करें ऑब्जेक्ट को एंड फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और फिर वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालें। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं कि किसी स्टूडेंट को हमने एक प्रॉब्लम दे दी है कि आपने ये जो करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, इसको जो है ना वो सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो फील्ड में जाएगा, डिफरेंट लोगों से मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलेगा। ठीक है, वहां से डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो जो है ना वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जो है ना वो हल कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कवरी लर्निंग होती है ये सारी की सारी नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, नेचुरल सेटिंग में होती है। ठीक है, आपने फील्ड में जाना होता है, स्टूडेंट से या बाकी जो मेंबर होते हैं उनसे ओपिनियन लेनी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एट देयर ओन पेस, यानी कि स्टूडेंट अपनी जो पेस है, अपनी जो एबिलिटी है, अपने जो मेंटल लेवल है, अपना जो पोटेंशियल एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद है कि ऑफ्टन ऑफन जॉइंटली इन ग्रुप एक्टिविटी, ये मोस्टली जो है ना वो कोई भी प्रॉब्लम जब हम देते हैं तो हम ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट से करवा देते हैं, आइदर इंडिपेंडेंस ऑफ और अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। ठीक है, ये हो सकता है कि हम ग्रुप में भी करवा सकते हैं और एक इंडिविजुअल से भी डिस्कवरी लर्निंग करवा सकते हैं टीचर की गाइडेंस के अंदर। ये कंसेप्ट इन्होंने 1960 में दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। ये यूएस के साइकोलॉजिस्ट है। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ये जो हमारे पास डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है इसको हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉग्निशन का भी रिलेशन जो होता है वो माइंड से होता है। ठीक है, यानी कि इंसान अपने माइंड को, अपनी मेंटेलिटी को यूज करके जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है तो उसको हम जो है ना वो कॉग्निशन कहते हैं, या फिर
कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं, इसलिए इस डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मोटिवेशन आ जाता है, सेकंड स्ट्रक्चर आ जाता है, थर्ड नंबर पे सीक्वेंस आ जाता है, और फोर्थ नंबर पे रीइंफोर्समेंट आ जाता है। ठीक है। मोटिवेशन में ये है कि जब आपने स्टूडेंट को टीच करवाना है या उनसे कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करवाना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, उनको मोटिवेट करें वो काम करने के लिए। यानी कि स्टूडेंट को आपने मोटिवेट करना है ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है। मोटिवेशन आप जो है ना वो दो तरीके से होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ठीक है। इंट्रिंसिक तो वो इंटरनली जो है ना वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होता है। एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि आप उसे कोई लालच दे सकते हैं, या फिर सम टाइम आप उसको कोई सनद वगैरह दे सकते हैं, कोई डिग्री दे सकते हैं। ठीक है। या फिर उसे जो है ना वो पता होता है कि आने वाले टाइम के लिए मेरे लिए ये प्रोजेक्ट या फिर ये जो लर्निंग है ये बहुत ज्यादा सूटेबल होगी, तो वो सारी चीजें एक्सटर्नल में आ जाते हैं। यानी पहले आपने मोटिवेशन करना है, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। यानी कि जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें उस प्रोजेक्ट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपने बतानी है आपको। ठीक है। मतलब कंप्लीट आपने एक जो फॉर्मेट होना है होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो भी आपने स्टूडेंट को बता देना। ठीक है। थर्ड नंबर पे सीक्वेंस, और जो स्टेप आपने लिए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में जो है ना आपने लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपने स्टूडेंट को बताना है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट से कहते हैं कि बेटा सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस बनानी है, फिर आपने डाटा सेलेक्ट करना है। यानी कि आप डाटा जो है ना वो प्राइमरी सोर्स से लेते हैं, सेकेंडरी सोर्स से लेते हैं, तो ऐसे आपने पूरी एक सीक्वेंस जो है ना वो बना कर देनी। ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास री इन्फोर्समेंट आ जाता है। तो री इन्फोर्समेंट जो होता है, ये रिवार्ड या पनिशमेंट होता है। री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी आप स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, लर्निंग करवाने के लिए क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। ताकि स्टूडेंट जो है ना वो चीज़ों को अच्छे से लर्न कर सके, उनको मेमोराइज कर सके। ठीक है। ये हमारे पास इसकी कुछ ये जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है। मोड्स बेसिकली ये जो जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था सफाइरल करिकुलम 1966 में। इन्होंने कहा था कि हम किसी भी स्टूडेंट को जो लर्निंग हम करवाते हैं, यानी कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज हम स्टूडेंट को लर्न करवा सकते हैं अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप याद करवाएं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को कोई कम्प्लेक्स चीज, कोई मुश्किल चीज बच्चे को लर्न करवानी है, तो पहले हम सिंपल बताएंगे, फिर उससे थोड़ा कम्प्लेक्स, फिर उससे थोड़ा कम्प्लेक्स, फिर उससे कम्प्लेक्स, ऐसे करके हम क्या करते हैं, मूव करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को जो है ना वो टेबल याद करवाने हैं, तो आप ये तो नहीं कि फौरी आप बच्चे को टेंथ का 10 का जो टेबल है वो याद करवा दें, ऐसा नहीं होता। पहले आप 1 का करवाते हैं, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, और आप बच्चे को जो है ना वो 20 तक के टेबल जो है ना वो याद करवा सकते हैं। ठीक है। ये जेरोम ब्रूनर जो है, उन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट जो है ना वो पेश किया था। तो इसके बाद हम मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो देख लेते हैं कि हम कंटेंट जो स्टूडेंट हासिल करता है, जो स्टूडेंट चीज़ों को लर्न करता है, मेमोराइज करता है, तो उसको स्टूडेंट जो है यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग कैसे स्टूडेंट चीज़ों को लर्न करता है, कि किन किन सोर्स की वजह से स्टूडेंट चीज़ों को लर्न करता है या मेमोराइज करता है। ठीक है। The modes are ways in which information is stored and encoded in the memory। यानी कि modes वो रास्ते होते हैं, वो ways होते हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट अपने जो माइंड होता है, अपनी जो मेमोरी होता है, उसमें क्या करता है, वो चीज़ों को इनकोड करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, उनको मोड्स कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है। या इनएक्टिव मोड कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं करता, उसकी पार्टिसिपेशन जो होती है वो एक्टिवली नहीं होती। ठीक है। इसमें फर्स्ट 18 मंथ आ जाते हैं,
यानी कि 1.5 साल तक बच्चा जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नहीं सीख रहा होता, बल्कि एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है ना वो होती है उसमें। यानी कि जो जिस चीज को वो हम इसको कह सकते हैं कि इस लेवल पे बच्चा अपने जो 5 सेंसेस है उनको यूज करके नॉलेज हासिल कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि इसमें बच्चा जो है वो एक्शन बेस्ड जो भी काम करता है, दौड़ना जाता है, यानी कि किसी चीज को हाथ लगाता है उसको उसके बारे में सीख जाता है, जो अगर किसी चीज के बारे में सुनता है तो उसके बारे में बच्चे को लर्निंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें बच्चा जो है ना वो अपने माइंड में रखता है। 1 मिनट, जरा स्लाइड की थोड़ी सेटिंग करने वाली है, मैं वो कर लूँ ताकि कंटेंट जो है ना वो प्रॉपर आ जाए। ओके। सो यानी कि फर्स्ट जो 18 मंथ होते हैं इसमें बच्चा सारी की सारी जो लर्निंग होती है वो एक्शन बेस्ड करता है। आल्सो कॉल्ड कंक्रीट स्टेट इन्वॉल्व्स इनकोडिंग ऑफ एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन। यानी जो बच्चा एक्शन करता है, परफॉर्म करता है, उसको बच्चा क्या करता है, लर्न कर लेता है। मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में एक कंसेप्ट बताया था कि ये हमारे पास एक विलियम बोन्ड साहब जो है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा साइंसदान होता है। जब भी यानी कि वो कोई चीज एक्सपेरिमेंट जब तक वो नहीं कर लेता तब तक वो उस पर रिलाई नहीं करता, तब तक वो उस पर भरोसा नहीं करता, ठीक है। यानी कि चाइल्ड को जो है ना वो नन्हा साइंटिस्ट कंसीडर किया गया है। Bruner believed that learning began with an action, touching, feeling, manipulating. Examples of manipulators used in this state in science education are leaves, plants, water, plastic, etc. ठीक है। अब देख लें, जेरेम ब्रूनर जो है उन्होंने कहा कि बच्चा जितनी भी लर्निंग करता है वो एक्शन बेस करता है, चीजों को टचिंग करने से, फीलिंग करने से, मैनिपुलेट करने से चीजों को वो क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसकी एग्जांपल के हवाले से देख लें तो हम तो जब वो पत्ते को देखता है, प्लांट को देखता है, वाटर को देखता है, प्लास्टिक को देखता है, स्ट्रॉ को देखता है, तो ये सारी चीजों को जैसे ही देखता है, यूज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उनके बारे में उसको लर्निंग होती है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आइकॉनिक मूड आ जाता है। यानी 18 मंथ से 6 ईयर तक जो बच्चे का ये टाइम पीरियड होता है इसको आइकॉनिक मूड मूड कहा जाता है। आइकॉनिक का मतलब होता है आइकन। बच्चा एक सिंबल से चीजों को क्या करता है, एक इमेज से चीजों को लर्न करता है, यानी कि अपने माइंड में उस चीज की पिक्चर बना लेता है। पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा इस स्टेज पे अपने माइंड में स्टोर करता है, ठीक है। इमेज बेस्ड होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द माइंड एज इमेज और अदर विजुअल, यानी कि अपने माइंड में वो क्या करता है, एक पिक्चर बना लेता है, एक फॉर्म बना लेता है, एक शक्ल बना लेता है। इसको हम आइकॉनिक मोड कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास सिंबॉलिक मूड आ जाता है। यानी इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, अपने जो वर्ल्ड होती है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है, सिंबल्स बनाना, छोटे छोटे वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। यानी ये जो टाइम पीरियड होता है 7 ईयर से ऑनवर्ड जो है ना, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट स्टेट होता है, ये वर्ड सिंबल से इसमें बच्चा जो है ना वो बोलना स्टार्ट कर देता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल, यानी कि बच्चे के माइंड में एक कोड और सिंबल की मदद से जो है ना वो चीजें बच्चे के माइंड में आ जाती हैं, बच्चे के माइंड में स्टोर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान के बारे में बच्चे से पूछते हैं तो पाकिस्तान का पूरा जो वर्ल्ड है वो उसको प्रोनाउंस कर सकता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान किसने बनाया, यानी कि वो एक चीज, एक एक कोड उसने अपने माइंड में बना लिया और फिर उस चीज के बारे में वो एक्सप्लोर कर सकता है, अपने माइंड को यूज कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है जनाब आइकॉनिक मोड हो गया, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड, और थर्ड नंबर पे हमारे पास सिंबॉलिक मोड होता है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्टिव इंगेजमेंट इसमें होती है, यानी कि स्टूडेंट खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। इसलिए स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक्टिव इंगेजमेंट होती है, ठीक है। प्रमोट मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन को प्रमोट किया जाता है क्योंकि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। थर्ड नंबर पे प्रमोट्स ऑनरशिप ऑफ लर्निंग,
यानी कि इसमें स्टूडेंट की जो हम होती है ना, खुद की वो ऑनशिप होती है लर्निंग के ऊपर। स्टूडेंट खुद ही चीजों को लर्न कर रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, इवेल्युएट कर रहा होता है इस लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग स्किल। यानी कि इसमें स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी, चीजों को इन्वेंट करना, चीजों को दरियाफ्त करना, चीजों को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना जो है ना, उसकी स्किल पैदा हो जाती है। और स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल जो है, ये एबिलिटी भी स्टूडेंट के अंदर पैदा हो जाती है कि मैंने, अगर मेरी जिंदगी में कभी भी कोई किसी तरह का कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैंने उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये स्किल भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है। वो बार बार चीजों को एक्सपेरिमेंट करता है, लर्न करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, लर्न करता है इससे। ठीक है, हैव फन अंडरस्टैंडिंग। यानी इसमें जो स्टूडेंट होता है वो इंजॉय भी करता है, एंटरटेनमेंट भी करता है, और फिर वो क्या करता है, लर्निंग भी उसको होती है, क्योंकि वो सोशल इन्वायरमेंट में होता है, सोशल सेटिंग में होता है। इस वजह से उसको क्या होती है, यानी कि वो फन भी फील करता है। इसके बाद डिसएडवांटेज के हवाले से बात करें तो इनएफिशिएंट एंड टाइम कंज्यूमिंग लीड टू स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन, दिस सीम्स स्पेशली फॉर लोअर एबिलिटी स्टूडेंट। यानी ये जो हमारे पास डिस्कवरी लर्निंग मेथड होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक चीज, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, इसलिए स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, दिस स्पेशली यूजेबल या सूटेबल फॉर लोअर एबिलिटी स्टूडेंट। यानी जो स्लो लर्नर है, जिनकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कॉग्निशन 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 लेवल उनका इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए ये सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड है, इन्होंने इसने यानी कि डिफरेंट जो यानी कि थ्योरीज हैं उसको सपोर्ट किया है, उससे ये बिलोंग करता है, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवरी लर्निंग इज रिलेटेड टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये पियाजे जो जीन पियाजे जो हैं, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने जो लर्निंग है उसको थ्री 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। यानी कि प्री ऑपरेशनल आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन आ जाता है, थर्ड नंबर पे कंक्रीट ऑपरेशनल आ जाता है, फोर्थ नंबर पे साइकोमोटर डोमेन आ जाता है। तो इसी तरह इसलिए ये जो डिस्कवरी लर्निंग को सपोर्ट करती है, क्योंकि जेरोम बेरूनर जो है, उन्होंने भी जो लर्निंग है उसको डिवाइड किया है, और ये जो जीन पियाजे साहब है, इन्होंने भी लर्निंग को डिवाइड किया है। ये जो ब्राउनर साहब है, इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले यानी कि इनका जो मोड है वो इनएक्टिव मोड होता है, फिर आइकॉनिक मोड होता है, फिर सिंबॉलिक मोड होता है। इसीलिए जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को भी डिवाइड किया है, यानी कि 4 स्टेजेस के अंदर, लर्निंग को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। इस वजह से ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की है, उससे रिलेट करती है। It also agree with the Vygotsky concept that language develop cognition। ठीक है, ये ली वेगास्की की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, उससे भी ये बिलोंग करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है स्टूडेंट के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चीजें चीजों को स्टूडेंट मेमोराइज करता है, लर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, डिस्कवरी टीचिंग। स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट्स begin learning with an activity designed to lead them to concept or conclusion। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जब चीजों को लर्न करना स्टार्ट करता है, पहले वो क्या करता है, एक्टिविटी डिजाइन करता है टू लीड देम कंसेप्ट और कंक्लूजन, ताकि उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों, और फिर वो कंक्लूजन की तरफ मूव कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गाइडेड डिस्कवरी आ जाता है। गाइडेड डिस्कवरी ये है कि एन अडॉप्शन ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। इसमें वो जो चीज़ों को इन्वेंट करता है, चीज़ों को डिस्कवर करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको वो अडॉप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, इन विच द टीचर प्रोवाइड सम डायरेक्शन। और इस लेवल पे फिर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को डिफरेंट डायरेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जी था हमारा जो डिस्कवरी मेथड है। उसके बाद हमारा हुरेस्टिक मेथड आ जाता है। हुरेस्टिक मेथड के बाद इंशाल्लाह हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे।
तो क्या ख्याल है, आज कर लें ये या फिर बहुत है? जी कमर साहब, मेरे ख्याल में एक डेली का, क्योंकि 2 या 3 और टॉपिक हमारे रह गए हैं, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो हेलो कमर साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर, आ रही आवाज। सर मेरा ख्याल ये है कि हम डेली का एक जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो करें, क्योंकि अगर 2 या 3 हम करते हैं तो फिर वो मिक्सअप हो जाता है और फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो ये 2 और या 3 रह गए हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा लेक्चर जो है ना वो लेंथी थोड़ा चलेगा। ये क्योंकि ठीक ये है मिक्स सर। ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम एक एक जो है ना वो डेली बेस पे करते हैं। ठीक है सर। सर नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है? जी नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग जो है, ये एक चीज नहीं है? इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, ये नॉन फॉर्मल लफ्ज नहीं है। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आप क्या बोल रहे हैं? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस बताना जी सर। है? अच्छा, फार्मल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो फार्मल एजुकेशन जो होती है ये प्री प्लान्ड होती है। हमारे पास पूरा इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। यानी कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो सारी की सारी एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, इसमें यानी कि आपको डिग्री वगैरह अवार्ड की जाती हैं। इसमें यानी कि इसके जो रिजिड रूल होते हैं एंट्री और एग्जिट के, आपको पता है स्कूल में जब आप जाते हैं तो उसकी एक टाइमिंग है, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और जो नॉन फॉर्मल है वो थोड़ा इससे, वो है तो वो भी एजुकेशन का एक मोड, वो वे ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें रूल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, वो भी प्री प्लान तो होती है लेकिन उसमें रूल फ्लेक्सिबल होते हैं। समटाइम आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, समटाइम आप नहीं भी जाते हैं। आप देख लें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट डेली क्लास में नहीं नहीं जाते, समटाइम जब उनकी कोई वर्कशॉप वगैरह होती है तो तब वो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉन फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और नॉन फॉर्मल के बाद हमारे पास जो इनफॉर्मल है, जो हम सोसाइटी से हासिल करते हैं नॉलेज, जो हम लर्निंग अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से आते जाते हुए हम चीज़ों को लर्न करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम लर्न करते हैं। ये अनप्लैंड इंफॉर्मेशन होती है, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं तो आपने कोई चीज ऑब्जर्व किया, उसको आपने लर्न कर लिया, कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है, कोई बुरी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो आपने जो उस चीज को लर्न कर लिया, वो हमारी जितनी भी लर्निंग होती है वो हमारी इनफॉर्मल होती है। ये प्री प्लान नहीं होती, ये अनस्ट्रक्चर होती है, अनप्लैंड होती है। ठीक है, आप किसी भी मेंबर से कहीं से भी जब भी आप कर लेते हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, यानी इसके लिए कोई बुक या कोई ठीक है सर। किसी भी चीज का होना जरूरी नहीं होता है। ये सारी की सारी हम सोशल इंटरेक्शन से हासिल करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। जी ठीक है सर, सर। चलिए ठीक है ठीक है कमर सर। साहब, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ये हम जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना वो हम खत्म कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ा हम स्पीड अप हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।